हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट का नाइट 2 हो चुका है खत्म। जिस डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 2 पर हमें AEW की तरफ से कुछ बहुत ही बढ़िया मैचेस के साथ कुछ बहुत ही बढ़िया सरप्राइजेस भी देखने को मिले हैं, जिस सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि AEW डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 2 पर क्या हुआ। इसीलिए गाइस ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और हम बात करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के नाइट 2 की। तो गाइस इस वीक हुए डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के नाइट 2 की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर क्रिस जेरिको शॉन स्पियर्स को फेस कर रहे थे और ये क्रिस जेरिको के लेबर्स ऑफ जेरिको का फर्स्ट मैच था, जिस मैच में स्टिपुलेशन ये थी कि शॉन स्पियर्स इस मैच में स्टील चेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन क्रिस जेरिको नहीं। और हमेशा की तरह इस मैच की शुरुआत में जेरिको को बहुत ही बढ़िया ओवेशन तो मिली ही, लेकिन इस मैच के दौरान MJF भी कमेंट्री टेबल पर थे। और जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस इस मैच में क्रिस जेरिको स्टील चेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसीलिए इस मैच की स्टिपुलेशन का फायदा उठाकर शॉन स्पियर्स ने क्रिस जेरिको के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और हमें शुरुआत से लेकर आखिर तक शॉन स्पियर्स अपने स्टील चेयर का इस्तेमाल करते हुए क्रिस जेरिको को पनिश करते हुए दिखाई दिए। पर जेरिको ने भी दिखा दिया कि जेरिको को ये मैच लड़ने के लिए स्टील चेयर की जरूरत नहीं है और मुझे लग रहा था कि जेरिको की एज की वजह से ये मैच काफी फीका मैच हो सकता है, लेकिन गाइस फिर भी इस मैच में कुछ बहुत ही बढ़िया मोमेंट्स और बहुत ही बढ़िया स्पॉट्स थे और शॉन स्पियर्स भी क्रिस जेरिको के इंजर्ड हाथ को टारगेट कर रहे थे। लेकिन जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो गाइस इस मैच के आखिर में शॉन स्पियर्स क्रिस जेरिको के ऊपर स्टील चेयर से अटैक करने के लिए गए, पर क्रिस जेरिको ने शॉन स्पियर्स का अटैक रिवर्स कर शॉन स्पियर्स के ऊपर अपना फिनिशर वॉल्स ऑफ जेरिको लगाया और इस पर शॉन स्पियर्स टैप आउट कर रहे थे, लेकिन तभी टली ब्लैंचेट ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे कि रेफरी ऑब्री एडवर्ड्स टैप आउट नहीं देख पाई और यहाँ पर टली ब्लैंचेट को रोकने के लिए सैमी गवेरा आ गए और सैमी गवेरा टली ब्लैंचेट को बैकस्टेज ले गए। पर इतने में शॉन स्पियर्स ने क्रिस जेरिको के वॉल्स ऑफ जेरिको को रिवर्स कर जेरिको के सिर के ऊपर एक स्टील चेयर शॉट लगाया और इसके बाद शॉन स्पियर्स ने क्रिस जेरिको के ऊपर अपना फिनिशर C4 लगाया और अब ऐसा लग रहा था कि ये मैच खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी क्रिस जेरिको ने किकआउट कर दिया और ये किकआउट देखकर सभी लोग सरप्राइज थे। लेकिन फाइनली शॉन स्पियर्स यहाँ पर एक और स्टील चेयर लेकर आ गए और शॉन स्पियर्स ये स्टील चेयर क्रिस जेरिको की पीठ के ऊपर रखकर क्रिस जेरिको के ऊपर अपना एक और फिनिशर C4 लगाने के लिए गए, लेकिन जेरिको ने फिनिशर रिवर्स कर दिया और जेरिको ने शॉन स्पियर्स को स्टील चेयर के ऊपर ढकेल दिया और इसके बाद शॉन स्पियर्स के ऊपर अपना फिनिशर जूडस इफेक्ट लगाकर शॉन स्पियर्स को पिन कर क्रिस जेरिको ने ये मैच जीत लिया है, जिससे कहना पड़ेगा कि क्रिस जेरिको ने अपना फर्स्ट लेबर कंप्लीट कर लिया है। पर यह मैच खत्म होने के बाद MJF कमेंट्री टेबल से उठकर खड़े हो गए और यहाँ पर MJF ने माइक लेकर बातें करते हुए कहा कि चलो क्रिस जेरिको ने MJF का पहला लेबर तो पार कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जेरिको के टीम मेंबर्स ने जेरिको की मदद की है, इसलिए MJF की अगली स्टिपुलेशन है कि आज के बाद क्रिस जेरिको का कोई भी पार्टनर क्रिस जेरिको की मदद नहीं करेगा। पर जहाँ तक बात है क्रिस जेरिको के अगले मैच की, तो यहाँ पर MJF ने बताया कि क्रिस जेरिको के अगले अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि निक गेज होने वाले है। जो अनाउंसमेंट सुनकर मैं तो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और अगर आपको नहीं पता कि निक गेज कौन है, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि निक गेज भी एक काफी खतरनाक और डेथ रेसलर है और जितने ब्रूटल एडी किंगस्टन अपने मैचेस के अंदर हो सकते हैं, निक केज उससे दुगने ब्रूटल रेसलर है, जिससे आप समझ ही सकते हैं कि निक केज कितने खतरनाक रेसलर है। और अब लेबर्स ऑफ जेरिको में जेरिको का दूसरा मैच निक गेज के अगेंस्ट होने वाला है, जो मैच एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होगा, तो देखना पड़ेगा कि अब इस मैच के अंदर क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के नाइट 2 पर मीरो का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बातें करते हुए मीरो ने बताया कि मीरो अपनी AEW TNT चैंपियनशिप AEW के डायनामाइट स्पेशल होम कमिंग के बाद AEW पर वीकली बेसिस के ऊपर डिफेंड करने वाले हैं। पर इसके बाद हमें AEW के डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 2 पर फ्रैंकी कजेरियन डॉग गैलोस को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच शुरू होने के बाद ही फ्रैंकी कजेरियन डॉग गैलोस के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर फ्रैंकी कजेरियन के किसी भी अटैक का डॉग गैलोस के ऊपर असर नहीं हो रहा था। लेकिन जब कभी फ्रैंकी कजेरियन डॉग गैलोस के ऊपर बढ़त बनाते, तब कार्ल एंडरसन इस मैच में इंटरफेयर कर देते, जिससे फ्रैंकी कजेरियन का इस मैच में मोमेंटम टूट जाता और यही कार्ल एंडरसन की डिस्ट्रैक्शन की वजह से डॉग गैलोस फ्रैंकी कजेरियन के ऊपर अपना फिनिशर लगा पाए और यहाँ पर फ्रैंकी कजेरियन को पिन कर डॉग गैलोस ने ये मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट था। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद भी डॉग गैलोस और कार्ल एंडरसन ने फ्रैंकी कजेरियन के ऊपर अटैक किया और यहाँ पर डॉग गैलोस और कार्ल एंडरसन ने फ्रैंकी कजेरियन के ऊपर अपना टैग टीम फिनिशर मैजिक किलर लगाया। पर तभी यहाँ पर केनी ओमेगा आ गए और यहाँ पर बातें करते हुए डॉन कैलस बता रहे थे कि फ्रैंकी कजेरियन एक एग्जांपल है कि अगर कोई एलीट के खिलाफ जाता है तो उसका क्या होता है। और यहाँ पर बातें करते हुए केनी ओमेगा फ्रैंकी कजेरियन से कह रहे थे कि फ्रैंकी कजेरियन अपने आप को एलीट हंटर कहते हैं, लेकिन अब फ्रैंकी कजेरियन एलीट हंटेड हो चुके हैं। और ये प्रोमो कट करते समय केनी ओमेगा एक्सीडेंटली अपनी कुछ लाइंस भी भूल गए, जहाँ पर डॉन कैलस ने केनी ओमेगा को उनके लाइंस याद दिलाए। लेकिन इसके बाद जब केनी ओमेगा फ्रैंकी कजेरियन के ऊपर अपने टाइटल बेल्ट से अटैक करने के लिए गए, तो यहाँ पर ये रोकने के लिए एडम हैंगमैन पेज आ गए और यहाँ पर बातें करते हुए डॉन कैलिस ने कहा कि एडम हैंगमैन पेज को यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनकी टीम के 4 मेंबर्स है और एडम हैंगमैन पेज अकेले है। जो बातें डॉन कैलिस कर ही रहे थे, लेकिन तभी ज्यादा टाइम ना लगाते हुए एडम हैंगमैन पेज ने डॉग गैलोस और कार्ल एंडरसन के ऊपर अटैक कर दिया और ये अटैक देखकर केनी ओमेगा रिंग के बाहर हो गए। पर डॉग गैलोस और कार्ल एंडरसन एडम हैंगमैन पेज के ऊपर ओवरकम कर पाए और जब डॉग गैलोस और कार्ल एंडरसन एडम हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक
अटैक कर रहे थे, तो तभी यहाँ पर हैंगमैन पेज को बचाने के लिए द डार्क ऑर्डर आ गई और डार्क ऑर्डर को आता हुआ देख डॉग गैलोस यहाँ से भाग गए, लेकिन कार्ल एंडरसन डॉग गैलोस के चंगुल में फंस गए और डार्क ऑर्डर ने कार्ल एंडरसन के ऊपर बार बार अपने फिनिशर्स लगाए और एडम हैंगमैन पेज ने भी कार्ल एंडरसन के ऊपर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगाया और तब तक केनी ओमेगा यहाँ से भाग चुके थे। तो अब देखना पड़ेगा कि हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा के बीच का 5-on-5 एलिमिनेशन मैच कब होता है। पर इसके बाद ब्रायन केज का एक बैकस्टेज इंटरव्यू चल रहा था, जिस इंटरव्यू से पहले डाशा ने ब्रायन केज को एक फुटेज दिखाया कि इस वीक का डायनामाइट शो शुरू होने से पहले टीम टैज ने क्या कहा। और यहाँ पर हम देख सकते थे कि इस वीक का डायनामाइट शो शुरू होने से पहले टीम टैज के लीडर टैज ने रिकी स्टार्स को नया FTW वर्ल्ड चैंपियन बनने के ऊपर कांग्रेचुलेट किया। और यहाँ पर रिकी स्टार्स बता रहे थे कि रिकी स्टार्स नेक्स्ट वीक के डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन पर अपनी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप की विक्ट्री सेलिब्रेशन रखने वाले हैं और नेक्स्ट वीक रिकी स्टार्स का एक काफी बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है, जो बातें यहाँ पर टीम टैज ने बताई। पर ये देखने के बाद ब्रायन केज ने इंटरव्यू डाशा से पूछा कि क्या टीम टैज अब भी बिल्डिंग के अंदर है, जिसके ऊपर डाशा ने कहा कि उन्हें पता नहीं। पर ब्रायन केज ने कहा कि नेक्स्ट वीक तो सेलिब्रेशन है और ब्रायन केज को सेलिब्रेशन पसंद है, तो ब्रायन केज अब टीम टैज से सीधा नेक्स्ट वीक ही मिलेंगे, जो बातें यहाँ पर ब्रायन केज ने कही। तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक रिकी स्टार्स के सेलिब्रेशन के अंदर ब्रायन केज क्या क्या करते हैं। पर इसके बाद हमें AEW के डायनामाइट शो पर व्हीलर यूथा डार्बी एलिन को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होने के बाद ये मैच भी एक काफी बढ़िया मैच रहा और हमें इस मैच में भी व्हीलर यूथा की तरफ से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और लास्ट वीक डार्बी एलिन एक काफी खतरनाक कॉफिन मैच का हिस्सा थे, इसीलिए इस वीक डार्बी एलिन अपने पेट के ऊपर एक पट्टी बांध कर आए थे, क्योंकि डार्बी ने लास्ट वीक स्टील स्टेप्स के ऊपर एक काफी खतरनाक बम्प लिया था और इसी का फायदा उठाकर व्हीलर यूथा डार्बी एलिन की मिड सेक्शन के ऊपर अटैक कर रहे थे। और ये मैच भी एक ठीक ठाक मैच था, लेकिन हमें इस मैच में काफी बढ़िया मोमेंट तब देखने को मिला जब इस मैच के दौरान ऑरेंज कैसिडी और स्टिंग एक दूसरे के आमने सामने आ गए और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी और स्टिंग एक दूसरे के साथ मजे कर रहे थे, जैसे कि एक दूसरे के ऊपर लेजी किक्स लगाना और एक दूसरे के लेजी टॉन्ट्स करना। और ये सब देखकर डार्बी एलिन हैरान थे कि स्टिंग इस तरीके की सिली चीजें क्यों कर रहे हैं। और इसी का फायदा उठाकर व्हीलर यूथा ने डार्बी एलिन को पिन करने का ट्राई किया, पर डार्बी एलिन ने किक आउट कर व्हीलर यूथा के ऊपर अपना फिनिशर कॉफिन ड्रॉप लगाया और यहाँ पर व्हीलर यूथा को पिन कर डार्बी एलिन ने ये मैच जीत लिया है। और ये मैच खत्म होने के बाद ऑरेंज कैसिडी व्हीलर यूथा को चेक कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर ब्लेड आ गए और ब्लेड ने अपने नकल्स के सहारे ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि आगे ही शो पर ब्लेड और ऑरेंज कैसिडी का भी मैच होने वाला था और इससे ब्लेड को अपने मैच के अंदर अर्ली एडवांटेज मिलेगा। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली और लांस आर्चर के बीच में होने वाले टेक्सास डेथ मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली ने लांस आर्चर से पहले ही कहा था कि जब बहुत ही बड़ी स्टेज आएगी तो इससे पहले कि लांस आर्चर जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक करे, जॉन मॉक्सली लांस आर्चर के ऊपर अटैक कर देंगे और इस वीक यही होने वाला है। लेकिन लांस आर्चर ने यहाँ पर कहा कि इस वीक ये मैच लांस आर्चर के होम टाउन के अंदर है, इसलिए यहाँ पर लांस आर्चर का कोई चांस नहीं बनता कि लांस आर्चर अपना ये मैच हारे। पर इसके बाद हमें दिखाया गया कि कैसे कुछ वीक पहले AEW के डायनामाइट शो के ऊपर नायला रोज ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक किया था। और इसके बाद आगे AEW के डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 2 पर AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर अपनी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर नायला रोज के अगेंस्ट डिफेंड कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस पूरा का पूरा क्राउड ये मैच देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। पर शुरुआत में ये मैच देखते समय मुझे ऐसा लगा कि ये मैच अपने पेस के ऊपर डिलीवर नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस मैच की शुरुआत में ये मैच देखते समय ऐसा लग रहा था कि इस मैच में डॉक्टर ब्रिट बेकर और नायला रोज की एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री अच्छी नहीं चल रही और ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे। और इसी वजह से जब इस मैच के अंदर एक टाइम के लिए ब्रिट बेकर ने नायला रोज के ऊपर एक बैकस्लाइड पिन किया था, तो एक्सीडेंटली रेफरी ने 3 काउंट कर दिया, क्योंकि नायला रोज सही टाइम के ऊपर किक आउट नहीं कर पाई और क्राउड ने भी ये देख लिया था। लेकिन फिर भी ये मैच आगे कंटिन्यू हुआ, जो देखकर क्राउड काफी अपसेट था। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज इस मैच में सभी चीजें गलत जाने की वजह से फाइनली डॉक्टर ब्रिट बेकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी और इसी वजह से डॉक्टर ब्रिट बेकर ने नायला रोज के ऊपर लगातार 2 कर्ब स्टॉम्प लगाए। पर डॉक्टर ब्रिट बेकर के फिनिशर लगाने से पहले नायला रोज ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के फिनिशर को रिवर्स कर दिया और नायला रोज डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई और ये देखकर रेबल ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया और इसी का फायदा उठाकर ब्रिट बेकर ने अपनी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप उठाई। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली डॉक्टर ब्रिट बेकर नायला रोज के ऊपर इस विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से अटैक कर सकती है। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने विकी गरेरो के हस्बैंड यानी कि एडी गरेरो की एक ट्रिक आजमाई और डॉक्टर ब्रिट बेकर ने वो विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप नायला रोज के हाथ में फेंक दी और डॉक्टर ब्रिट बेकर खुद नीचे गिर गई। और ये आवाज सुनकर रेफरी पीछे मुड़कर देख ही रहा था, लेकिन विकी गरेरो ने रेफरी को रोक लिया और इस टाइम में नायला रोज ने यही सेम ट्रिक डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर आजमाई कि नायला रोज ने विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डॉक्टर ब्रिट बेकर के हाथ में फेंक दी और नायला रोज नीचे झुककर खड़ी हो गई और तभी रेफरी ने पीछे मुड़कर देख लिया और रेफरी को ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली डॉक्टर ब्रिट बेकर ने नायला रोज के ऊपर अपनी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से अटैक किया है। पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने एक्सप्लेन किया कि डॉक्टर ब्रिट बेकर ने ऐसा कुछ नहीं किया और इसी का फायदा उठाकर नायला रोज ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अपना फिनिशर बीस्ट बॉम्ब लगाया और नायला रोज ने डॉक्टर ब्रिट बेकर को पिन किया, लेकिन डॉक्टर ब्रिट बेकर ने किक आउट कर नायला रोज के ऊपर अपना फिनिशर लॉकजॉ लगाया और इस बार नायला रोज इससे एस्केप नहीं कर पाई और फाइनली नायला
रोज ने टैप आउट कर दिया, जिससे स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। और गाइस कहना पड़ेगा कि शुरुआत में तो इस मैच में कोऑर्डिनेशन की काफी कमी दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे ये मैच अपने एंड की तरफ गया वैसे वैसे ये मैच देखने के लिए काफी ज्यादा मजा आ गया। पर इसके बाद हमें नेक्स्ट वीक फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर होने वाले सैंटाना और ओर्टिज और FTR के बीच के मैच के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बातें करते हुए FTR ने बताया कि कैसे FTR प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री को एक नए लेवल के ऊपर ले गए हैं। लेकिन यहाँ पर बातें करते हुए सैंटाना और ओर्टिज ने कहा कि FTR प्रो रेसलिंग को नए लेवल के ऊपर नहीं ले गई। FTR ने सैंटाना और ओर्टिज का प्रो रेसलिंग करियर खत्म करने की कोशिश की है, जबकि सैंटाना और ओर्टिज के फैमिली ने उन्हें काफी बुरे समय में भी रेज किया है, जो बातें यहाँ पर सैंटाना और ओर्टिज कर ही रहे थे। लेकिन FTR ने सैंटाना और ओर्टिज से कहा कि FTR को सैंटाना और ओर्टिज के फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद सैंटाना और ओर्टिज FTR के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर आकर सभी रेफरीज ने इन्हें रोक लिया। पर इसके बाद हमने देखा कि रिंग के अंदर टोनी शिवानी खड़े थे और यहाँ पर टोनी शिवानी ने अंद्रादे एल इडोलो को रिंग के अंदर बुलाया। और यहाँ पर टोनी शिवानी अंद्रादे एल इडोलो के साथ बातें कर ही रहे थे, लेकिन अंद्रादे एल इडोलो ने टोनी शिवानी के हाथों से माइक ले लिया और अंद्रादे ने कहा कि अंद्रादे के पास एक सरप्राइज है। और वो सरप्राइज क्या है ये अंद्रादे एल इडोलो के एडवोकेट टोनी शिवानी को बताएंगे। और इसके बाद अंद्रादे एल इडोलो के एडवोकेट ने टोनी शिवानी को बताया कि वो सरप्राइज क्या है। और ये सुनने के बाद टोनी शिवानी भी काफी सरप्राइज थे, क्योंकि यहाँ पर अंद्रादे एल इडोलो का सरप्राइज कोई और नहीं बल्कि चावो गुरेरो थे, जिन्होंने AEW कंपनी ज्वाइन कर ली है। और इसके बाद यहाँ पर चावो गुरेरो आ गए और यहाँ पर आकर क्राउड से बातें करते हुए चावो गुरेरो ने पूछा कि क्या चावो गुरेरो अब भी क्राउड को याद है। क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चावो गुरेरो एडी गुरेरो के नेफ्यू है, जिससे आप समझ सकते हैं कि चावो गुरेरो एक काफी बढ़िया रेसलिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अब AEW कंपनी में आने के बाद चावो गुरेरो अंद्रादे एल इडोलो के साथ है। और यहाँ पर अंद्रादे बता रहे थे कि कैसे अंद्रादे के पास आने के बाद सभी लोग काफी फेमस और रिच होते हैं। लेकिन तभी हमने देखा कि यहाँ पर डेथ ट्रायंगल आ गई और यहाँ पर आकर अंद्रादे से बातें करते हुए पाक ने पूछा कि पाक ने सुना है कि लास्ट वीक अंद्रादे डेथ ट्रायंगल के बारे में पूछ रहे थे। और यहाँ पर पाक जानना चाहते थे कि अंद्रादे डेथ ट्रायंगल को क्यों ढूंढ रहे थे, जिस पर बातें करते हुए अंद्रादे ने कहा कि अंद्रादे डेथ ट्रायंगल को इसलिए ढूंढ रहे थे कि अंद्रादे को लग रहा था कि पेंटा और रे फिनिक्स अंद्रादे के साथ आने के बाद काफी अच्छे रेसलर बन सकते हैं, क्योंकि वो पाक के लिए काम करना डिजर्व नहीं करते। जो बातें सुनने के बाद पाक ने कहा कि पेंटा और फिनिक्स पाक के लिए काम नहीं करते, वो एक दूसरे के भाई है और एक दूसरे की मदद करते हैं। और यहाँ पर बातें करते हुए रे फिनिक्स ने कहा कि डेथ ट्रायंगल एक फैमिली है। और पेंटा ने कहा कि पेंटा और रे फिनिक्स अंद्रादे को क्यों ज्वाइन करे, क्योंकि अंद्रादे पेंटा और रे फिनिक्स के लेवल के ऊपर भी नहीं है, क्योंकि डेथ ट्रायंगल बेस्ट लैटिनोज है। जो बातें यहाँ पर डेथ ट्रायंगल ने कही और ये बातें कहने के बाद डेथ ट्रायंगल रिंग के अंदर आ रही थी, पर डेथ ट्रायंगल को रिंग के अंदर आते हुए देख चावो गुरेरो और अंद्रादे एल इडोलो रिंग के बाहर चले गए। और यहाँ पर डेथ ट्रायंगल को अंद्रादे के ऊपर अटैक करने से रोकने के लिए काफी सारे रेफरीज आ गए। और ये सेगमेंट तो काफी अच्छा सेगमेंट था, लेकिन मुझे लगा कि लैंग्वेज बैरियर के चलते ये सेगमेंट उतना अच्छा नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोगों को अंद्रादे, रे फिनिक्स और पेंटा की बातें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि ये तीनों ही मैक्सिकन के अंदर बातें कर रहे थे। पर फिर भी कहना पड़ेगा कि ये सेगमेंट एक काफी अच्छा सेगमेंट था। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि इस वीक का डायनामाइट शो शुरू होने से पहले हार्डी फैमिली ऑफिस ने मार्को स्टंट के ऊपर अटैक किया था। और यहाँ पर मार्को स्टंट को बचाने के लिए जुरासिक एक्सप्रेस और क्रिश्चियन केज आए थे। और इसीलिए इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो पर एक बैकस्टेज सेगमेंट में बातें करते हुए क्रिश्चियन केज ने नेक्स्ट वीक हार्डी फैमिली ऑफिस को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और यहाँ पर क्रिश्चियन केज चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक प्राइवेट पार्टी और एनएलयू को क्रिश्चियन केज और जुरासिक एक्सप्रेस को एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर फेस करे। पर इसके बाद हमने देखा कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ब्लेड ऑरेंज कैसिडी को फेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इस मैच के लिए ऑरेंज कैसिडी नहीं आए थे। इसीलिए ब्लेड का कहना था कि रेफरी इस मैच में ब्लेड को विनर डिक्लेयर करे। पर तभी हमने देखा कि ऑरेंज कैसिडी ब्लेड के पीछे से आ गए और ऑरेंज कैसिडी ने ब्लेड के ऊपर काफी जोरदार अटैक किया, क्योंकि ये मैच शुरू होने के पहले भी ब्लेड ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक किया था। और जब ऑरेंज कैसिडी अटैक कर रहे थे तब ब्लेड ऑरेंज कैसिडी से दूर भागने लगे। और यहाँ पर एक टाइम के लिए ब्लेड अपना घुटना पकड़कर बैठ गए, जिससे ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली ब्लेड यहाँ पर इंजर्ड हो चुके हैं। लेकिन ब्लेड यहाँ पर अपनी इंजरी फेक कर रहे थे और इसी का फायदा उठाकर ब्लेड ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक किया। लेकिन फाइनली जब ऑरेंज कैसिडी ने इस मैच में अपना कमबैक किया और ऑरेंज कैसिडी ब्लेड के ऊपर एक सुसाइड डाइव लगाने के लिए गए, तब हमने देखा कि रिंग के बाहर बनी और क्रिस स्टैटलैंडर एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बनी ने क्रिस स्टैटलैंडर को ब्लेड के सामने ढकेल दिया, जिससे ऑरेंज कैसिडी सीधा जाकर क्रिस स्टैटलैंडर और ब्लेड के ऊपर टकरा गए। और ये देखकर ऑरेंज कैसिडी काफी ज्यादा गुस्सा थे। और जब इसकी वजह से कैसिडी बनी को कन्फ्रंट करने के लिए गए, तब पीछे से ब्लेड ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए। पर ऑरेंज कैसिडी ने ब्लेड का अटैक रिवर्स कर ब्लेड को ही बनी के ऊपर ढकेल दिया, जिससे क्रिस स्टैटलैंडर और बनी दोनों ही इस मैच से आउट हो गई। और इसके बाद जब ब्लेड और ऑरेंज कैसिडी दोनों ही रिंग के अंदर गए, तब ब्लेड ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अपना फिनिशर टूमस्टोन पाइल ड्राइवर लगाया, लेकिन फिर भी ऑरेंज कैसिडी ने किक आउट कर दिया। और इसके बाद ऑरेंज कैसिडी ने ब्लेड के ऊपर अपना फिनिशर बीच ब्रेक लगाया, पर फिर भी ब्लेड ने किक आउट कर दिया। और ये सब देखकर बनी फिर एक बार ब्लेड की मदद करने के लिए आ गई और बनी को ब्लेड की मदद करते हुए देख क्रिस स्टैटलैंडर बनी को यहाँ से ले जाने लगी। और इतने में ही बनी ने ब्लेड को नकल्स दे दिए और ब्लेड यहाँ पर नकल से ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन ऑरेंज कैसिडी ने ब्लेड का अटैक रिवर्स कर ब्लेड पर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगाया और यहाँ पर ब्लेड को पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने ये मैच जीत लिया है।
और ये मैच खत्म होने के बाद ऑरेंज कैसिडी ने नकल्स ले लिए और नकल्स पहनकर ऑरेंज कैसिडी ने ब्लेड के ऊपर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगाया, जिससे कहना पड़ेगा कि ऑरेंज कैसिडी का बदला पूरा हो चुका है। लेकिन इसके बाद हमने AEW के डायनामाइट शो के ऊपर देखा कि एलेक्स मार्वेज बैकस्टेज में क्रिस जेरिको का इंटरव्यू लेने के लिए गए और यहाँ पर एलेक्स मार्वेज ने क्रिस जेरिको से कहा कि नेक्स्ट वीक क्रिस जेरिको का मैच डेथ मैच लेजेंड निक गेज के अगेंस्ट होने वाला है, तो फिर क्रिस जेरिको की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। जिस सवाल का जवाब देते हुए क्रिस जेरिको ने बताया कि नेक्स्ट वीक MJF ने क्रिस जेरिको को फेस करने के लिए डेथ मैच का सबसे खतरनाक प्लेयर बुलाया है, इसीलिए क्रिस जेरिको भी पीछे नहीं रहने वाले। और यहाँ पर क्रिस जेरिको अपने पीठ दिखाकर बातें कर रहे थे और यहाँ पर आगे बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा और क्रिस जेरिको पीछे नहीं रहने वाले, इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट वीक क्रिस जेरिको अपना सबसे खतरनाक रूप लाने वाले हैं, जो कोई और नहीं बल्कि पेन मेकर क्रिस जेरिको है। और ये कहकर क्रिस जेरिको पीछे मुड़ गए, जिससे हम समझ सकते हैं कि फाइनली अब AEW कंपनी के अंदर पेन मेकर क्रिस जेरिको भी आ चुका है, जिसने न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर काफी सारे सुपरस्टार्स के ऊपर काफी खतरनाक अटैक किया है। तो अब देखना पड़ेगा कि AEW कंपनी में पेन मेकर क्रिस जेरिको क्या क्या कर पाता है। पर इसके बाद हमें मैलिकाई ब्लैक और कोडी रोड्स के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला और अब फाइनली टाइम हो चुका था AEW के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर जॉन मॉक्सली अपनी IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप चैलेंजर लांस आर्चर के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होने से पहले ही जॉन मॉक्सली और लांस आर्चर ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और ये पूरा का पूरा मैच टोटल डिस्ट्रक्शन था, क्योंकि इस मैच की शुरुआत से लेकर इस मैच के आखिर तक हमें इस मैच में बहुत ही तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। और जॉन मॉक्सली तो अपनी जेब के अंदर कुछ फोर्स लेकर आए थे और जब कभी लांस आर्चर इस मैच में अपनी बढ़त बनाते, तब जॉन मॉक्सली उस फोर्स से लांस आर्चर के चेहरे के ऊपर अटैक कर देते। और लांस आर्चर अपनी होम टाउन के अंदर परफॉर्म करने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड थे कि लांस आर्चर ने तो एक फैन को वेपन की तरह इस्तेमाल कर उस फैन को उठाकर जॉन मॉक्सली के ऊपर फेंक दिया। पर हमने देखा कि इस मैच में जॉन मॉक्सली ने लांस आर्चर के ऊपर कंक्रीट फ्लोर के ऊपर एक पैराडाइम शिफ्ट लगाया, जिसके बाद लांस आर्चर पूरी तरीके से ब्लीड कर रहे थे। और यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने लांस आर्चर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया है। लेकिन जब कभी लांस आर्चर को इस मैच में कमबैक करने का मौका मिला, तब लांस आर्चर के अटैक का इंपैक्ट देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि जॉन मॉक्सली टोटली नॉकआउट हो चुके हैं। और एक टाइम के लिए तो लांस आर्चर ने जॉन मॉक्सली के ऊपर स्टील चेस्ट के थ्रू एक चोकस्लैम लगाया, जो देखा जाए तो काफी खतरनाक मूव थी। पर फिर भी जॉन मॉक्सली किस तरीके से खड़े हो गए और जॉन मॉक्सली लांस आर्चर के ऊपर एक पैराडाइम शिफ्ट लगाया और 8 काउंट तक तो लांस आर्चर हिले भी नहीं, लेकिन 9 काउंट से पहले ही लांस आर्चर खड़े हो गए और लांस आर्चर ने जॉन मॉक्सली को मिडिल फिंगर्स दिखाई। और ये देखकर जॉन मॉक्सली ने फिर एक बार अपने फोर्क का इस्तेमाल किया और फाइनली जॉन मॉक्सली रिंग के बाहर 2 टेबल रखकर उनके ऊपर बार्ब वायर की शीट रखकर उस पर लांस आर्चर को पैराडाइम शिफ्ट लगाने के लिए गए। लेकिन यहाँ पर लांस आर्चर ने जॉन मॉक्सली की जेब से वो फोर्क निकाल लिया और लांस आर्चर ने जॉन मॉक्सली के ऊपर उस फोर्क से अटैक किया। और फाइनली लांस आर्चर ने जॉन मॉक्सली के ऊपर उस बार्ब वायर टेबल के थ्रू एक चोकस्लैम लगाया, जिसके बाद जॉन मॉक्सली 10 काउंट तक खड़े नहीं हो पाए। और इसके साथ ही लांस आर्चर ये मैच जीत चुके हैं और लांस आर्चर बन चुके हैं नए IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, जो रिजल्ट तो मैंने जरा भी नहीं सोचा था। पर गाइस ये रिजल्ट काफी बढ़िया और काफी शॉकिंग था और ये रिजल्ट देखकर तो मैं भी काफी सरप्राइज हो चुका हूँ। पर इससे बड़ा सरप्राइज तो अभी आना बाकी था, क्योंकि गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर NJPW सुपरस्टार और बुलेट क्लब के मेंबर हाको लियो आ गए और यहाँ पर हाको लियो ने नए IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन लांस आर्चर को नेक्स्ट वीक IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज किया है, जो देखा जाए तो काफी शॉकिंग चीज थी, क्योंकि अब AEW कंपनी के अंदर बुलेट क्लब के मेंबर्स भी आ रहे हैं। और इसी तरह इस वीक का AEW का डायनामाइट शो फेयर चला गया और गाइस सच में हाल फिलहाल में AEW के डायनामाइट शोज देखने के लिए काफी ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा है कि हमें AEW के शो पर ही AEW न्यू जापान प्रो रेसलिंग, इंपैक्ट रेसलिंग, ट्रिपल ए लूचा लिब्रे रेसलिंग और फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स की वजह से ऐसा लग रहा है कि हम AEW के शो के ऊपर इन सभी कंपनियों की रेसलिंग देख रहे हैं। और कहना पड़ेगा कि फैंस वापस आने के बाद WWE और AEW ये दोनों ही कंपनियां फुल ऑन जा चुकी है और ये रेसलिंग फैंस के लिए काफी अच्छी बात है। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?